हेलो एवरीवन, आज से हम नेक्स्ट चैप्टर स्टार्ट करेंगे। न्यू चैप्टर है जो कि है जिसका नाम है केमिकल काइनेटिक्स। ओके, तो केमिकल काइनेटिक्स में हम सबसे पहले इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, फिर उसके बाद में रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस कैसे निकालते हैं वो देखेंगे, फैक्टर्स अफेक्टिंग केमिकल रिएक्शंस, फिर रेट लो क्या होता है, फिर ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, इंटीग्रेटेड रेट इक्वेशंस के बारे में पढ़ेंगे, हाफ लाइफ ऑफ रिएक्शंस क्या होती है, फिर रिएक्शन रेट जो है टेम्परेचर पे कैसे डिपेंड करता है, और कॉलिजन थ्योरी लास्ट टॉपिक होगा हमारा। ओके, तो स्टार्ट करते हैं। तो केमिकल रिएक्शंस जो होते हैं वो आप अगर हम लोग कोई भी केमिकल रिएक्शंस पढ़ रहे हैं, ठीक है, तो उसमें क्या होता है कि हम लोग तीन चीज़ें उसमें देखते हैं। तो सबसे पहले तो हम यही देखते हैं क्या वो केमिकल रिएक्शन हो सकती है कि नहीं हो सकती, राइट। तो हमारे एयर में हाइड्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, नाइट्रोजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड प्रेजेंट है, मतलब सारे ही डिफरेंट टाइप ऑफ गैसेज आर देयर इन एयर, बट दीज गैसेज डू नॉट रिएक्ट। ये गैसेस जो है आपस में रिएक्ट नहीं कर रही। क्यों नहीं कर रही? क्योंकि उनको कंडीशंस नहीं मिल रही, राइट। तो थर्मोडायनेमिक्स हमें ये बताता है क्या कोई रिएक्शन हो सकती है कि नहीं, वेदर अ रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस और नॉट। याद करो हम लोग उसमें गिब्स फ्री एनर्जी पढ़ते थे, तो अगर डेल्टा जी नेगेटिव आ रहा है इसका मतलब वो पॉसिबल है, ठीक है। रिएक्शन इज स्पॉन्टेनियस, रिएक्शन कैन अकर ऑन इट्स ओन, ठीक है। तो अब अगर रिएक्शन हो रही है तो नेक्स्ट आता है बात कि कहाँ तक रिएक्शन हो रही है, ठीक है। तो इक्विलिब्रियम में हमने पढ़ा था, ठीक है। तो जो रिएक्टेंट्स है वो आपको प्रोडक्ट्स दे रहे हैं, तो रिएक्टेंट्स जो है वो प्रोडक्ट्स में कन्वर्ट हो रहे हैं, और ये कितना टाइम लगा रहे हैं, मतलब कि कितनी देर में कोई रिएक्शन जो है, और या फिर कब कब तक जो रिएक्शन वो है वो दे रहे हैं, यानी कि कहाँ तक वो प्रोडक्ट जो है वो रिएक्टेंट में, जो रिएक्टेंट है जो वो प्रोडक्ट में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये हम लोग इक्विलिब्रियम में हमने स्टडी किया था। नेक्स्ट जो बहुत इंपॉर्टेंट बात आती है जो कि है रेट और स्पीड ऑफ रिएक्शन। तो रिएक्शन हो तो रही है लेकिन किस स्पीड से कोई रिएक्शंस आगे आगे चल रही है वो हम पढ़ते हैं केमिकल काइनेटिक्स में। काइनेटिक्स का तो मतलब ही होता है ना मूवमेंट, रिएक्शंस मूव कर रही हैं। अब हमने उसको स्टडी करना है कि वो किस स्पीड से मूव कर रही हैं, राइट। सो केमिकल काइनेटिक्स है क्या? केमिकल काइनेटिक्स इज अ ब्रांच ऑफ केमिस्ट्री विच डील्स विद द स्टडी ऑफ स्पीड्स और द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस, फैक्टर्स अफेक्टिंग द रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस एंड द मैकेनिज्म बाय विच द रिएक्शन प्रोसीड, ठीक है। तो स्पीड, फैक्टर एंड मैकेनिज्म, इन तीनों के बारे में हम स्टडी करते हैं केमिकल काइनेटिक्स में, राइट। तो रिएक्शंस जो होते हैं उसको हम लोग तीन कैटेगरीज में डिवाइड कर सकते हैं। पहला है वेरी फास्ट रिएक्शंस जो कि बहुत स्पीड में होते हैं, प्रेसिपिटेशन रिएक्शंस होते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट सोडियम क्लोराइड को आप एक साथ डालो तो आपको सिल्वर क्लोराइड एंड सोडियम नाइट्रेट मिलेगा। तो ये रिएक्शन क्या है? ये रिएक्शन बहुत स्पीड वाले रिएक्शन है, बहुत फास्ट रिएक्शन है, फटाफट फटाफट हो जाते हैं। नेक्स्ट आते हैं बहुत स्लो रिएक्शंस, ठीक है, जैसे कि आयरन की रस्टिंग लास्ट क्लास में हमने पढ़ा था, ठीक है। लास्ट चैप्टर में हमने पढ़ा था रस्टिंग ऑफ आयरन। ये बहुत ही स्लो रिएक्शंस होते हैं, ठीक है। ये फास्ट रिएक्शन नहीं होते, बड़े स्लो रिएक्शंस होते हैं, धीरे धीरे हो रहे होते हैं। फिर आता है मॉडरेट स्पीड रिएक्शन, जैसे इन्वर्जन ऑफ केन शुगर हो गया, हाइड्रोलाइसिस ऑफ स्टार्च हो गया, डिकम्पोजिशन ऑफ H2O2 हो गया। ये मॉडरेट स्पीड वाले रिएक्शन होते हैं, ना ही ज़्यादा फास्ट ना ही ज़्यादा स्लो। केमिकल काइनेटिक्स में हम बेसिकली मॉडरेट स्पीड रिएक्शंस के बारे में ही स्टडी करते हैं, ओके। तो हम लोग रेट ऑफ केमिकल रिएक्शंस फाइंड आउट कैसे करेंगे? तो किसी भी चीज़ का अगर हमने स्पीड निकालनी है, रेट निकालना है, तो हम क्या करते हैं, जैसे सपोज को लो व्हीकल्स का आपने स्पीड निकालना है, कोई भी व्हीकल का, तो हम देखते हैं ना कि वो कितने किलोमीटर कवर कर रहा है, कितने आवर में कर रहा है, ठीक है, कितने मीटर उसने कवर कर दिया, कितने सेकंड में कर दिया। तो ये स्पीड हम लोग कैसे कैलकुलेट करते हैं। रिएक्शंस की स्पीड हम कैसे देखते हैं? अब रिएक्शन में कौन सी चीज़ें हैं? एक रिएक्टेंट है जो कि प्रोडक्ट में चेंज हो रहा है, तो इन दोनों की हेल्प से स्पीड निकालेंगे। रिएक्टेंट कितना कम हो गया, कितने टाइम इंटरवल पे कम हुआ, और प्रोडक्ट कितना बढ़ गया, कितने टाइम इंटरवल पे बढ़ गया, वही है रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन अगर हम रिएक्टेंट की बात करें तो हम देखेंगे कि रिएक्टेंट के कॉन्सेंट्रेशन में कितना डिक्रीज हुआ, कितने टाइम इंटरवल पे हुआ। अगर प्रोडक्ट की बात करें तो इंक्रीज कितना हुआ प्रोडक्ट के कॉन्सेंट्रेशन पे और कितने टाइम इंटरवल पे हुआ, ठीक है। तो यहाँ पे देखो ये ग्राफ जो है यहाँ पे, ये क्या कॉन्सेंट्रेशन बता रहा है रिएक्टेंट की। रिएक्टेंट जो है वो कम हो रहा है इसलिए स्लोप नेगेटिव है, विद टाइम प्रोडक्ट जो है वो बढ़ रहा है इसलिए स्लोप पॉजिटिव है, ठीक है। तो अब देखो रिएक्टेंट जो है वो आर, मतलब कि रिएक्टेंट आप देख लिया कि ये डिक्रीज हो रहा है। अगर रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो उसका जो रेट होगा, अगर रिएक्टेंट डिक्रीज हो रहा है तो अगर हम लोग फाइनल माइनस इनिशियल करेंगे वो तो नेगेटिव ही आएगा,
ठीक है, बट रेट तो पॉजिटिव होता है, तो इसलिए हमें यहाँ पे माइनस लगाना पड़ता है, ठीक है, माइनस डेल्टा आर अपॉन डेल्टा टी। डेल्टा जो होता है वो हम लोग यूज़ करते हैं बड़े चेंज के लिए, ठीक है। ओके, सो रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन में कितना चेंज आया, कितने टाइम इंटरवल पे आया, दैट इज रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। माइनस साइन इसलिए लगाए कि डेल्टा आर जो होगा वो नेगेटिव में आएगा, ठीक है। तो सपोज कर लो कि पहले 10 मोल्स था आर, देखो आर जो है रिएक्टेंट जो है प्रोडक्ट में बदलेगा, 10 मोल्स था, प्रोडक्ट 0 था, अब रिएक्टेंट हो गया 4 मोल और प्रोडक्ट कितना हो गया 6 मोल सपोज कर लो, तो रिएक्टेंट तो कम हुआ ना, तो R2 माइनस R1 करेंगे तो R2 माइनस R1 ये माइनस में नहीं आएगा, ठीक है, माइनस में आएगा। तो लेकिन हमको तो रेट जो है पॉजिटिव में चाहिए होता है, तो इसलिए यहाँ पे हम लोग इसलिए हम लोग यहाँ पे माइनस जो है वो लिखते हैं। ओके, तो रिएक्टेंट के केस में हमने माइनस लगाना होता है, लेकिन अगर हम प्रोडक्ट की बात करें रेट ऑफ रिएक्शन के लिए, तो प्रोडक्ट के लिए कोई हमें माइनस लगाने की ज़रूरत नहीं है। तो हम क्या लिखेंगे, डेल्टा प्रोडक्ट अपॉन डेल्टा टी, कितना टाइम पे कितना प्रोडक्ट जो है वो बढ़ा और कितने टाइम इंटरवल पे बढ़ा, ठीक है। जैसे एग्जांपल है PCl5 आपको PCl3 और Cl2 दे रहा है, तो इसके रिस्पेक्ट में, इसके रिस्पेक्ट में, तीनों के रिस्पेक्ट में आप रेट ऑफ रिएक्शन निकाल लोगे, वो तीनों का ईजी होगा। तो क्या होगा, डेल्टा कॉन्सेंट्रेशन PCl5 अपॉन डेल्टा टी इज इक्वल्स टू डेल्टा स्क्वायर ब्रैकेट, आई होप आपको पता है क्या है ये कॉन्सेंट्रेशन बताता है, ठीक है, डेल्टा Cl2 अपॉन डेल्टा टी, ठीक है, सिंपल सा है ये। तो यूनिट्स कैसे निकालेंगे, अभी आप ऊपर देख ही रहे हो कि कॉन्सेंट्रेशन यूज़ कर रहे हैं हम, कॉन्सेंट्रेशन किस में लेते हैं, मोल पर लीटर में, और टाइम किस में लेते हैं, सेकेंड्स में, मिनट्स में भी ले सकते हैं, ठीक है। तो ये हमें इसका रेट क्या होगा, मोल पर लीटर पर सेकेंड। अगर गैसेस हैं तो हम उसका कॉन्सेंट्रेशन नहीं लेते ना, हम उसका प्रेशर लेते हैं, तो इसलिए एटमॉस्फेयर पर सेकेंड लेंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन। इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या क्या मतलब होता है कि कोई रिएक्शन हो रही है और एक पर्टिकुलर टाइम पे, मैंने बोली इस टाइम पे बताऊँ मुझे एग्जैक्ट क्या है रेट, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन हम लोग कैसे निकालते हैं, जैसे ये पॉइंट है तो इसके लिए हमने क्या कर लिया, यहाँ से टेंजेंट ड्रॉ कर दिया, ठीक है। इस टेंजेंट जो है इसका tan थीटा निकाला हमने, ठीक है। तो इस टाइम पे कितना कॉन्सेंट्रेशन चेंज हुआ, ये किसके इक्वल होगा, OA के, कितने टाइम पे, OB के। तो इस पॉइंट पे जो होता है इंस्टेंटेनियस, इसको बोलते हैं हम लोग इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्लोप ऑफ टेंजेंट, राइट। तो इस टेंजेंट का जो स्लोप होता है वो हम लोग निकालते हैं यहाँ पे इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन को फाइंड आउट करने के लिए, ठीक है। तो इस केस में हम लोग यूज़ करेंगे स्मॉल डी, ठीक है, जैसे dr अपॉन dt, ठीक है। स्मॉल डी का मतलब कि स्मॉल चेंज, और जो डेल्टा होता है उसका मतलब है कि लार्जर चेंज, ठीक है। तो इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन क्या हो गया, it is the rate of change of concentration of reactant or product at that particular instant of time, right। फिर एक नेक्स्ट होता है एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन भी अगेन यू कैन कैलकुलेट इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट्स एज वेल एज इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट्स, ठीक है। तो एवरेज रेट ऑफ रिएक्शंस कैसे होगा, सपोज मैंने आपको पूछा कि टाइम इंटरवल T1 से लेकर के T2 तक कितना रेट रहा है, तो आपने T1 के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कॉन्सेंट्रेशन, T2 के कॉरस्पॉन्डिंग देखना है कॉन्सेंट्रेशन, ठीक है। तो आपने डेल्टा आर, तो T1 के कॉरस्पॉन्ड, ठीक है। तो आप देखो फाइनल रिएक्टेंट कितना है x2, इनिशियल कितना है x1, फाइनल टाइम T2, इनिशियल टाइम T1, दोनों को आप डिवाइड करोगे आपको एवरेज रेट मिल जाएगी। देखो आगे माइनस लगा, x2 जो है वो कम है x1 से, ठीक है। x2 यहाँ है, x1 यहाँ है, तो रिएक्टेंट के केस में हमने माइनस लगाना होता है और प्रोडक्ट के केस में माइनस नहीं लगाना होता, ठीक है। तो अगेन प्रोडक्ट के केस में भी आप देख सकते हो T1 T2, ठीक है, इसके कॉरस्पॉन्डिंग कॉन्सेंट्रेशन चेक करो और वो ईजिली कैलकुलेट हो जाएगा, ठीक है। ग्राफ की हेल्प से भी आप इजीली कैलकुलेट कर सकते हो, इसके रिलेटेड भी कुछ क्वेश्चंस आते हैं। यहीं से आप इंस्टेंटेनियस रेट भी निकाल सकते हो, उसके लिए आपको टेंजेंट निकालना पड़ेगा, ठीक है। स्लोप जैसे सपोज कर लो कि यहाँ निकालना है, तो यहाँ पे अगेन आप टेंजेंट ड्रॉ करोगे, उस टेंजेंट का थीटा आप कैलकुलेट करोगे, ठीक है, tan थीटा आप कैलकुलेट करोगे, ओके।
तो ये हमारे पास हो गया इंस्टेंटेनियस रेट ऑफ रिएक्शन एंड एवरेज रेट ऑफ रिएक्शन। उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है जो कि इम्पोर्टेंट टॉपिक है, रेट एक्सप्रेशन फॉर रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स। अब देखो, जब हमने PCl5 का जो है पढ़ा था कि PCl3 और Cl2 में देता है, तो उस केस में हम लोग क्या करते हैं, रेट ऑफ रिएक्शन था PCl5 में हमने माइनस लगा दिया, PCl3 ये प्लस हो गया और ये भी प्लस हो गया, ठीक है। तो यानी कि इस केस में हमें कोई मतलब कि प्रॉब्लम नहीं है, तो इसका कोई, क्योंकि सबका स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट तो 1 1 है, कोई प्रॉब्लम नहीं है। लेकिन अगर स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट चेंज हो गया तो उस केस में हम लोग कैसे रेट देखेंगे वो देखो। तो उस केस में आप यहाँ पे ध्यान दो कि ये है कि आपने क्या करना है, उसका रेट तो लिखना है, साथ साथ में आपने उसको डिवाइड करना है विद इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, ठीक है। तो इस केस में रेट ऑफ रिएक्शन कितना हो गया, -DHI/2HI, ठीक है, इज इक्वल टू DH2, कॉन्सेंट्रेशन ऑफ H2 अपॉन dt एंड कॉन्सेंट्रेशन ऑफ I2 अपॉन dt। तो ये क्या हो गया, तीनों के केस में रेट हमारा निकल गया। अब फिर रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ, अब देखो रेट ऑफ रिएक्शन और रेट ऑफ डिसअपियरेंस में क्या फ़र्क हो गया। तो IHI का डिसअपियरेंस का रेट कितना है, डिसअपियरेंस का रेट जब आप निकालोगे तो आपने इसको स्टोइकियोमेट्रिक से डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो ये डिसअपियरेंस का रेट कितना होगा, -DHI अपॉन dt। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2 कितना होगा, DH2 अपॉन dt। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ I2 कितना होगा, DI2 अपॉन dt, राइट। तो जब रेट ऑफ रिएक्शन निकालते हैं उसी केस में हम लोग डिवाइड करेंगे विद इट्स स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट, राइट। सो नेक्स्ट आता है ट्वाइस ऑफ N2O5, 4N2 और O2। तो रेट ऑफ रिएक्शन अब देखो यहाँ पे 2 है, तो हर किसी के रिस्पेक्ट में हम लोग रेट ऑफ रिएक्शन निकालेंगे, तो यहाँ पे हमें 2 से डिवाइड करना पड़ेगा। अब यहाँ देखो हमें 4 से डिवाइड करना पड़ेगा, यहाँ पे तो है ही नहीं, तो कुछ डिवाइड करने की ज़रूरत ही नहीं है, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन निकल गया, बट जब हम डिसअपियरेंस ऑफ N2O5 निकालेंगे तब हमें नहीं, मतलब कि डिवाइड नहीं करना, ठीक है। तो -DN2O5 अपॉन dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO2 क्या हो जाएगा, DNO2 अपॉन dt, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ O2 क्या हो जाएगा, DO2 अपॉन dt, ओके। तो सिमिलरली अगर हम लोग एक और क्वेश्चन प्रैक्टिस करें इसके ऊपर, सपोज कर लो कि आपके पास ये N2 3H2 आपको ये अमोनिया दे रहा है, तो रेट ऑफ रिएक्शन आप कैसे निकालोगे, रेट ऑफ रिएक्शन, ठीक है, -DN2 अपॉन dt इज इक्वल्स टू, यहाँ पे -DH2, अब यहाँ पे क्या आ जाएगा, 3 से डिवाइड करना है, ठीक है, और यहाँ पे प्लस वाला DNH3 अपॉन ट्वाइस ऑफ dt, ठीक है। यहीं पे अगर आपने रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 निकालना हो तो क्या हो जाएगा, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ N2 कितना हो जाएगा, -DN2 अपॉन dt। रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ H2 कितना हो जाएगा, -DH2 अपॉन dt। रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NH3 कितना हो जाएगा, -DNH3 अपॉन dt। ये फॉर्मेशन या डिसअपियरेंस के केस में हमने स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं यूज़ करने, बट अगर आपने रेट ऑफ रिएक्शन निकालने हैं तब आपको स्टोइकियोमेट्रिक कोएफिशिएंट्स को यूज़ करना पड़ेगा, ठीक है। एक क्वेश्चन सॉल्व कर लेते हैं, उससे आपको और क्लियर हो जाएगा। एक्सप्रेस द रेट ऑफ रिएक्शन इन टर्म्स ऑफ डिफरेंट रिएक्टेंट्स एंड प्रोडक्ट्स, ठीक है, ये आपको दिया हुआ है, सिंपल सी, सबसे पहले तो हम लोग रेट निकाल ही लेते हैं, ठीक है। तो रेट ऑफ रिएक्शन हर किसी के रिस्पेक्ट में निकालते हैं, -DNH3 अपॉन 4 dt इज इक्वल्स टू -DO2 अपॉन 5 dt इज इक्वल्स टू, ये तो प्लस में ही जाएगा, ठीक है, DNO2 अपॉन 4 dt, DH2O अपॉन 6 dt, निकल गया, इजी सा था। अब आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO दिया हुआ है, यानी कि आपको क्या दिया हुआ है, अब मुझे बताओ रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO ये किसके इक्वल होता है, DNO अपॉन dt, इसके इक्वल। ये आपको दिया हुआ है 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड, ठीक है। आपको रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ NO आपको गिवन है, ओके।
सो अब आपने क्या निकाला, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया। तो रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया का फॉर्मूला देखो, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ अमोनिया कितना है, डी माइनस डी NH3 अपॉन dt। ठीक है, अब हमने क्या करना है, इक्वेट करना है। किस किस को इक्वेट करेंगे, ये हमारे पास अमोनिया है और ये हमारे पास NO2 है। ठीक है, इन दोनों को इक्वेट करके देखते हैं। राइट, तो हमें पता है कि माइनस डी NH3 अपॉन 4 dt इज इक्वल टू डी एन, सॉरी NO है, डी NO अपॉन 4 dt। दोनों ही 4 दोनों ही के स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट 4 है। ठीक है, इसका मतलब हमें जो निकालना है, रेट ऑफ डिसअपियरेंस ऑफ NH3 अपॉन dt विल बी इक्वल टू DNO अपॉन dt। तो माइनस DNH3 अपॉन dt किसके इक्वल हो गया, 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो अमोनिया का निकल गया। अमोनिया को तो सिंपल ही था, जितना आपके पास NO का था उतना अमोनिया का था। नेक्स्ट है रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O। सबसे पहले तो हम फॉर्मूला लिखते हैं, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O कितना होता है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ H2O, H2 है हमारे प्रोडक्ट में। ठीक है, प्रोडक्ट में है तो हमको माइनस लिखने की ज़रूरत नहीं है, ये हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन है H2O का। अब हमने क्या करना है, ये हमारे पास H2O है, ये हमारे पास नाइट्रो, क्योंकि जिसका गिवन है उसी के रिस्पेक्ट में हम करेंगे, दोनों गिवन है। ठीक है, अब इन दोनों को इक्वेट कर लेते हैं। तो DNO अपॉन 4 dt इज इक्वल्स टू DH2O अपॉन 6 dt। हमें चाहिए क्या, हमें सिर्फ ये वाला पार्ट चाहिए। ओके, तो ये वाला पार्ट चाहिए, तो हम 6 को यहाँ पे शिफ्ट कर देते हैं। तो क्या हो जाएगा, 6 अपॉन 4 DNO अपॉन dt इज इक्वल्स टू DH2O अपॉन dt। राइट, सो DNO अपॉन dt ये हमें गिवन है। DNO अपॉन dt हमें कितना गिवन है, DNO अपॉन dt 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ 3.6 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ ये गिवन है। ठीक है, तो 2 2 ज़ा 4, 2 3 ज़ा 6, 2 1 ज़ा 2, 2 8 ज़ा 16, 3 8 ज़ा 24, 3 1 ज़ा 3, 4 5, 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ठीक है, तो हमारे पास रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर आ गया 5.4 मल्टीप्लाई बाय 10⁻³ मोल पर लीटर पर सेकेंड। ओके, तो बहुत ही सिंपल सा है। आपको जो क्वेश्चन, सबसे पहले तो आप जो है, सबसे पहले जो इम्पोर्टेंट चीज़ है ये आपने पहले ही लिख के रख देनी है। ठीक है, ये चीज़ आपने पहले ही लिख लेनी है। जैसे ही आप ये लिख लोगे, उसके बाद जो जो क्वेश्चन पूछा है उसका फॉर्मूला निकालो। ठीक है, तो आप फिर उसको आपने क्या करना है, इक्वेट करना है। राइट, सो आई होप आपको ये चीज़ पता चली होगी कि रेट ऑफ इक्वेशन, रेट ऑफ रिएक्शन में हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट्स यूज़ करेंगे, बट अगर इंडिविजुअल रेट ऑफ डिसअपियरेंस एंड रेट ऑफ फॉर्मेशन आपको लिखा है, उस केस में हम स्टोइकोमेट्रिक कोफिशिएंट का यूज़ नहीं करेंगे। ठीक है, आप इसके इस टॉपिक के बेसिस पे क्वेश्चन सॉल्व कीजिए। ठीक है, और जो क्वेश्चन, अगर आपको कुछ डाउट हुआ तो आप कमेंट सेक्शन में लिख सकते हो। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आई होगी। नेक्स्ट हम लोग नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे। ओके, बाय बाय एवरीवन।